हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी तो रिवीजन भी स्टार्ट हो गया है। होपफुली आपके कोचिंग्स में या फिर स्कूल में भी रिवीजन स्टार्ट हो गया हो। मे बी रिवीजन कंप्लीट होने वाला हो, मैं थोड़ी सी पीछे हो सकती हूँ। बट उसका रीज़न भी है, मेरे पास स्कूल में कोचिंग में अब डेली 8-8 10-10 घंटे की क्लासेस लेते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3-4 दिन में एक बार 1 घंटे का वीडियो लेते हैं। बट स्टिल आई थिंक हम लोग कर लेंगे, मार्च तक हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे और साथ साथ में आप अपना पढ़ते रहिए। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब मैं वो चैप्टर अपलोड करती हूँ तो आपको सिर्फ एक बार देखने का काम होगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे आती है, ओ ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी अच्छे से, तो आपको फिर से रिवाइज़ करना है। जहाँ से करना है, अगर मेरे वीडियोज़ से करना है, पहले के जो वीडियोज़ मैंने जो पूरे लॉन्ग वीडियोज़ डाले उनसे करना है, वहाँ से करिए। अदरवाइज जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहिए उसमें आप उसका रिविज़न कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें रिविज़न की, तो चैप्टर 1 जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका रिवीजन मैं करवा चुकी हूँ। 1 शॉट वीडियो मैंने उसका डाल दिया है। आज हम लोग लेने वाले सेकंड चैप्टर, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यस, पिछली बार शायद मैंने मोशन इन अ प्लेन बोल दिया था, नहीं, चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद में मोशन इन अ प्लेन आएगा। सो यहाँ पे हम लोग हमारा चैप्टर सेकंड जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर कभी किसी ने ये जो चैप्टर है अभी तक नहीं पढ़ा है तो 1 शॉट वीडियो से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। यहाँ से आपको ये आइडिया लगेगा ये टॉपिक्स है, उसका जो एकदम होता है ना शॉर्ट में, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। बिकॉज मैंने लॉन्ग में 8 से 9 वीडियोस डाले सिर्फ इस चैप्टर को लेके, और हर वीडियो का ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स का, तो वो 1 घंटे में 9 वीडियोस को मैं रैप नहीं कर सकती, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसलिए बोल रही हूँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो पहले लॉन्ग वीडियोज़ चेक करो, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और अगर कर चुकी हो, अब रिवीजन पर्पस से करो तो 1 शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने मेरे लॉन्ग वीडियोस में भी यही पैटर्न रखा था कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगी, शॉर्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बता दूंगी। बिकॉज यहाँ से वो मैथमेटिकल चीज़ें जो होती है ना, कैलकुलेशन वाली चीज़ें, वो स्टार्ट हो जाएगी। काइनेमेटिक्स जो बोल रहे हैं ना, इस चैप्टर से हमारा काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको हमारे शॉर्ट वीडियो में भी लॉन्ग वीडियो में भी बताया था कि काइनेमेटिक्स काइनेसिस वर्ड से मिलके बना होता है, जिसका मतलब होता है मोशन। काइनेसिस का मतलब होता है मोशन प्लस मैटिक्स यानी मैथमेटिक्स। तो बेसिकली मोशन प्लस मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन, ये इस चैप्टर का मीनिंग होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग मोशन पढ़ेंगे प्लस उसके साथ में क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशंस। तो उन कैलकुलेशंस के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आना ज़रूरी है। इस चैप्टर में इतना नहीं है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में रहेगा, और वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन की, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीज़ें तो बाद में आएगी। सबसे पहले ये चीज़ आती है कि आप डिफरेंशिएशन को, अगर आप मैथ्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं dy/dx। ये होता है हमारे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब यहाँ पे आता है कि क्या चीज़ कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन किसका, y का, जो ऊपर आ रहा है ना उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है। बेसिकली डिफरेंशिएशन इज व्हाट, डिफरेंशिएशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। तो बेसिकली हमको यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल होना चाहिए, तब हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर एक ही वेरिएबल है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y हमारे पास कोई टर्म है, उसका वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। dy/dx, जो ऊपर होगा y उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और जो नीचे वेरिएबल है ना उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना वो ऐसे होगा, y इज फंक्शन ऑफ x। अब y किसी ना किसी का फंक्शन है, x का है, जो भी टर्म हम लोग ले रहे हैं t का, लेकिन यहाँ पे x का फंक्शन है, तो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये इनडिपेंडेंट हो जाएगा बिकॉज x और किसी का आगे और किसी का फंक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा y, वो किसका कोई वेरिएबल होगा y जिसका जो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अब अगर हमें y का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे dy/dx। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही क्यों करें, बिकॉज y किसका फंक्शन है, x का। अगर यहाँ पे x नहीं हो कि t होता ना, तो यहाँ पे हो जाता dy/dt। ठीक है,
तो ये हमारा बेसिक मीनिंग हो गया, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया। अब मैं अगर बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो देखो नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ टर्म्स है जिनका डिफरेंशिएशन हो सकता है। सारी चीज़ें बताना नहीं पॉसिबल, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके आएंगे भी नहीं। तो हम लोग, मैंने जैसे आपको लॉन्ग वीडियो में भी बताया था कि हाँ, साइन कॉस के मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो होंगे, लोगैरिथमिक फंक्शन होंगे, नॉर्मल जो वेरिएबल वाले फंक्शन होते हैं उनका होगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड लॉग टर्म में, एक्सपोनेंशियल की टर्म में कॉम्प्लिकेटेड 2 से 3 से ज़्यादा वेरिएबल के भी डिफरेंशिएशन होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कैलकुलेटिव, तो सिलेबस में नहीं है, नीट जेईई में ऑफकोर्स आते हैं। तो मैं कुछ बेसिक फंक्शन की बात कर लेती हूँ जहाँ से स्टार्ट होता हो, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो कैलकुलेटेड जो बड़े लेंदी वाले न्यूमेरिकल रहेंगे डिफरेंशिएशन पे, वो करना बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो अगर हम लोग बेसिक की बात करें, तो हमारे पास कोई वेरिएबल है एक्स की पावर n, हमने ले लिया एक्स की पावर क्या है n, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स की पावर n, जिसका डिफरेंशिएशन करना है ना वो किसके रिस्पेक्ट में, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल होगा इसका कि y है किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। तो ये x का फंक्शन हो गया। अब हमें या तो मैं x की पावर n लिख दूँ या फिर मैं लिख दूँ dy अपॉन dx, मतलब मुझे x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे होगा, इसको करने का तरीका है, जो पावर होती है ना उसको आगे ले आओ, एज इट इज़ लिखो और -1 कर दो, ठीक है। पावर को आगे ले आओ और फिर एज इट इज लिख के जो भी ऊपर की पावर है ना उसमें से एक माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया x की पावर क्यूब, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे हो जाएगा, 3x 3 - 1 यानी 3x², ये हो जाएगा। उसी टाइप से अगर मैं ले लूँ x की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4x³। इस टाइप से अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। अब इसमें एक आता है कि अगर सिर्फ x हुआ तो देखो सिर्फ x हुआ ना, तो हमारे पास पावर कितनी हुई, 1 ही हुई। 1 आगे ले लो, x ले लो, 1 - 1 यही होगा, -1 तो हमें करना ही है चाहे कितनी पावर हो। तो क्या हो जाएगा, 1 x की पावर 0, x की पावर 0 यानी 1, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा 1। इसका मतलब अगर कोई पावर है ही नहीं और जिसके रिस्पेक्ट में करने वही टर्म ऊपर भी आ रही है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। और एक जो इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, किसका, कांस्टेंट, मतलब हमको डिफरेंशिएशन करना है 2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो 3 का करना है, 4 का करना है, 5, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, उनका डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। चाहे 2 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल की बात। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, इसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। इसके अलावा अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, किसका, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का करना है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और क्या हो सकता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर आपको सेक एक्स का करना है डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। आपको करना है कॉट एक्स का तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शन मैं पढ़ा चुकी हूँ, कैसे कौन कौन से फंक्शन का क्या होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कोई इसमें एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। फॉर्मूलाज आपको अभी तक तो बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अब इसी के अंदर कुछ आती है लॉग वाली टर्म्स। तो देखो लॉग इन जनरल अगर मैं बात बताऊँ कि मुझे लॉग एक्स का, लॉग एक्स पावर क्या रहेगी, पावर रहेगी ई, जो नेचुरल बेस रहता है ना उसी को हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो लॉग ई व बेस या फिर लॉग नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल बेस बोलते हैं। हमको इसका करना है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये जो फॉर्मूलाज है ना, इनका डेरिवेशन ऑफकोर्स है डेरिवेशन, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं है। आप देखने में होगा आपको 11-12 में तो कहीं पे नहीं मिलेगा। आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है। अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल का, तो इसका एज इट इज रहता है ई की पावर एक्स। तो ये सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अब जैसे लॉग में हमको दे दिया लॉग ए बी, इसका करो डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉग ए बी है ना उसको ओपन करना आना चाहिए कि लॉग ए बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इजी है, इसका हो जाएगा 1/a प्लस इसका हो जाएगा 1/b। उसी टाइप से अगर आपको ले लिया लॉग a बाय बी, तो सबसे पहले आप इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग b। अब डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए कि आप कैसे जो भी फंक्शन आपको गिवन है ना डिफरेंशिएट में, आपको कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देन आप डिफरेंशिएट करो तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा वो करना, ठीक है। इसके अलावा
फंक्शंस देखो खूब सारे, मैंने डिटेल वीडियो में अच्छे से करवाए भी ये सारे, तो आप एक बार उधर जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन वाला है, फॉर एग्जांपल हमें पूछा है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में करें, तो हम लोग रेस्पेक्ट नहीं लेते, हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब ऐसी टर्म्स जो दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। देखो अगर लॉग में आती तो हमें पता है हम लोग log a प्लस log b ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमको सिंपली दे रखा है यूवी, तो आप इसको कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखो, आप x ले लो, चलो x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं यूवी का। यूवी क्या है, दो फंक्शन है, लेकिन दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम लोग पहले सिर्फ एक फंक्शन लेते थे y, लेकिन यहाँ पे हमने दो फंक्शन लिया, u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, कैसे होगा, तो u को एज इट इज रखो, v का कर दो dv/dx, फिर दूसरे वाले में प्लस करके v को एज इट इज रख दो और u का कर लो। ये फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आए d/dx u/v, ठीक है, अगर इस टाइप में आए तो आपको क्या करना है, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कर दो, v को एज इट इज लिखो, इसको कर दो du/dx माइनस u dv/dx। ये फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूलाज मैं लॉग वीडियोस में बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार चलो करा देती हूँ कि किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक तो उसको ऐसा ना लगे कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, बेसिक फंक्शंस है जो सारे के सारे मैं लॉन्ग वीडियो में करा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यदि आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं है, खूब सारे न्यूमेरिकल्स करो, ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए नॉर्मल फंक्शंस की बात। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाता है कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, या फिर मैं बोलूँ ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली। ठीक है, तो अगर फिजिकल मीनिंग की बात करूँ ना, तो फिजिकल मीनिंग जो होता है ना उसका होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हम लोग लिखते हैं ना dy/dx, तो हम लोग लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो हम लोग बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे। जो ये d/dx होता है ना, रेट ऑफ चेंज बताता है। फॉर एग्जाम्पल हमने वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, dx, सॉरी अभी तक ये आपने चीज़ पढ़ी नहीं है तो हम लोग इसको नहीं लेके आते, मतलब वैसे तो पढ़ चुके हो लेकिन इस चैप्टर की बात करूँ तो, लेकिन आप अभी तक के लिए समझो नेक्स्ट वही टॉपिक आने वाला है कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें तो हम लोग रेट ऑफ चेंज की बात करें कि एक वेरिएबल दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, ये इसका फिजिकल मीनिंग होता है। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो देखो हमने एक ग्राफ बना दिया, दिस इज लेट्स से एक्स और ये हो जाएगा वाई। हमारा ग्राफ ले लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे। ठीक है, एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो जाएगा हमारा स्लोप। यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज x1 पॉइंट और ये हो जाएगा y1, और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा x2 और ये पॉइंट हो जाएगा y2। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं बात करूँ ना dy/dx, हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे dy का मतलब क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चेंज है, x1 से x2 जाने में कितना चेंज है, तो उसका डिफरेंस लिया है यहाँ पे हमने। तो आप यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ कि हम लोग निकाल रहे हैं x2 माइनस x1 यानी ये क्वान्टिटी और y2 माइनस y1 यानी ये क्वान्टिटी। ठीक है, अगर मैं इसको ले लूँ एंगल थीटा, तो आप देखो लेट्स से दिस इज सॉरी dx और ये dy, तो अगर मैं थीटा में देखूँ तो कौन सा एंगल आता है जब मैं dy/dx निकालूँ, तो वो एंगल कौन सा हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आता है, tan थीटा। तो इसका मतलब हमारा जो tan थीटा है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dy/dx, और यही जो tan थीटा होता है ना वो उस ग्राफ का स्लोप भी रिप्रेजेंट करता है, जो किसके बराबर होता है, स्लोप का। तो यहाँ हमारे पास मीनिंग आ गया कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना, अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो उस ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। dy/dx इज व्हाट,
tan थीटा, और ये tan थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ग्राफ हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ग्राफिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रही हूँ, ऐसे तो वन शॉट नहीं रहेगा, हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में यही चीज़ था, आपको बेसिकली देखो ग्राफिकली फिजिकली क्या मीनिंग होता है ये पता होना चाहिए, और फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन की। वही सेम चीज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, y dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है रिप्रेजेंट। इसका मतलब हम लोग कर रहे हैं y का इंटीग्रेशन, और अगेन सेम चीज आएगी एफ एक्स फंक्शन, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट जो dx होता है ना वो साथ में लेना जरूरी है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं y का, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो हमें मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो होता है ना इंटीग्रेशन खुद दो टाइप का होता है, एक होता है इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। क्या मतलब होता है, इनडेफिनेट का मतलब होता है कि ये जो इंटीग्रेशन, ये जो मैंने ऐसे साइन बताया ना, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगा रही हूँ, ये लोअर एंड है ये अपर एंड है, अगर मैंने यहाँ पे कोई लिमिट पुट नहीं करी, मैंने इसको फ्री छोड़ा तो वो इनडेफिनेट हो जाएगा। और यहाँ मैं लिमिट लगा देती हूँ, लिमिट का मतलब 4 से लगाकर 8 तक, 10 से लगाकर 50 तक, तो ये लिमिट होता है। मैंने इसको कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक का चेंज मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक का जो भी मतलब होता है ना, इसका फिजिकल मीनिंग हमने नहीं पढ़ा तो मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ से यहाँ तक क्या चीज़ें आ रही है वो हमें बताओ। तो वहाँ पे मैं एक लिमिट पुट कर रही हूँ, मेरे कुछ लिमिटेशन मैंने लगा दिए, कॉन्स्टेंट्स लगा दिए, तो वो हो जाता है हमारा डेफिनेट, कि एक फिक्स्ड है, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक स्टडी करना है, तो वो होता है डेफिनेट इंटीग्रल। विदाउट लिमिट इनडेफिनेट है, लिमिट लगा दी डेफिनेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। अगेन अगर मैं बात करूँ फॉर्मूलाज की, जो सारे फंक्शन हमने डिफरेंशियल में पढ़े ना, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगैरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, सारे के सारे इसमें भी होते हैं। तो अलग अलग हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ के पॉलिनोमियल की बात करती हूँ। जैसे हमारे वहाँ पे था x की पावर n, तो जब हमने डिफरेंशिएशन करा तो n x की पावर n माइनस 1 ये था। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करना है, x की पावर n प्लस 1 करो और डिवाइड करो n प्लस 1 से। ये होता है पॉलिनोमियल इंटीग्रेशन करने का तरीका। अगर मैं बात करूँ और जो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कोसाइन वगैरह, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करती हूँ, डिफरेंशिएशन, तो क्या आता है कॉस एक्स, और अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करती हूँ तो क्या आएगा साइन एक्स। जस्ट ऑपोजिट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करा साइन एक्स। अगेन देख लो, हम लोग क्या करते थे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था माइनस का साइन एक्स आता था। सेम वैसे ये है डिफरेंशिएशन, अगर मैं साइन एक्स का क्या करूँ, इंटीग्रेशन करूँ साइन एक्स का, तो क्या आएगा माइनस का कॉस एक्स। ये जो माइनस है ना वो इधर आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, उससे हमको सारे के सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन करते थे तो sec स्क्वायर x आता था। जस्ट ऑपोजिट, अगर हम लोग sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करें ना तो हमें फिर से क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगेन एक्सपोनेंशियल की बात करो तो ex का, इसमें भी इंटीग्रेशन ex ही रहता है। ठीक है, उसमें क्या था कि हम लोग log x का डिफरेंशिएशन करते तो 1x आता था, इसमें ऑपोजिट हो जाएगा। 1x का आप क्या करो, इंटीग्रेशन करो तो हमें अगेन क्या मिल जाएगा, log x मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ फंक्शन में और है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है sin 2x, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो क्या आ जाएगा cos 2x, लेकिन जो भी ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आ रही है ना मल्टीप्लिकेशन में, हमको जनरली पता है कि sin x का cos x होता है, लेकिन यहाँ पे 2x आया तो जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा रिजल्ट रहेगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ कि मुझे करना है sin 2x का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो हो जाएगा माइनस का cos 2x। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म है ना इसको हमको मल्टीप्लाई नहीं करके क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएंगे, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन आ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन वाले केस में हम लोग उससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी रहती है, और इंटीग्रेशन वाले केस में उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। और इस टाइप के फंक्शन बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम लोग फंक्शन को भी स्टडी नहीं करते, हम लोग जाते हैं फिजिकल मीनिंग के ऊपर। ओके, फिजिकल मीनिंग की बात करें तो इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है सम करना, ऐड करना। कैसे ऐड करना, देखो जो मैंने लॉन्ग वीडियो में भी एग्जांपल लिया था, हमारे पास कोई एक
डिस्क है, डिस्क ले लिया। अब यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी रेडियस हो गई r। अब हमने यहाँ पे बीच में कोई एक पार्ट ले लिया छोटा सा, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में करते हैं, ये छोटा सा पार्ट है। इसकी अगर मैं रेडियस बात करूँ तो स्मॉल आर, और ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया इसकी रेडियस है डी आर, ठीक है। अब मुझे इस पूरी की पूरी डिस्क का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैंने बोला ना सम और ऐड करना, तो हम लोग इंटीग्रेशन से ये चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करके एरिया निकाल सकते हैं। तो अब देखो, ये हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ ऐसे, ये डी आर हो जाएगा, और ये कितना होगा टोटल, ये हमारे ये जो छोटा पार्ट लिया ना, इसका सरकमफेरेंस ही होता है, जो कितना होता है 2 पाई आर, यही होता है। रेडियस हमको पता है स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। तो एक छोटे से एरिया की, सिर्फ इस हम लोग स्लिट की बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया डी ए हम लोग कितना लिख सकते हैं, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। ये किसके लिए आया, सिर्फ स्मॉल पार्ट के लिए आया। अब अगर मुझे इंटीग्रेशन पता है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इंटीग्रेशन लगा के इस छोटे पार्ट को यूज करके पूरा डिस्क का एरिया निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन काम आ रहा है कि कैसे सम कर रहा है। अब आप लगाओ लिमिट कि आपको कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 से, और हम लोग यहाँ तक जाएंगे कहाँ तक, कैपिटल आर तक। तो आप लिमिट लगा दो, इसकी तो लिमिट नहीं लगेगी, यहाँ लिमिट लगेगी। तो ये टोटल एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन आप बाहर ले लो, उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता जब वो मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, पीछे क्या बचेगा, आर डी आर, 0 से आर। देखो ये क्या टर्म हुई, हमें करना है आर का, ठीक है। डी आर तो एडिशनल साथ में आता ही है इंटीग्रेशन में, तो इसकी पावर कितनी हुई 1। इंटीग्रेशन करना तो क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यानी r² अपॉन 2, यही तो होता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r² अपॉन 2, और लिमिट लगेगी 0 से r। अब लिमिट कैसे यूज करना है इसमें ये भी पता पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 पाई, सबसे पहली वाली लिमिट क्या है, ऊपर वाले कैपिटल आर, तो यहाँ पे जो अंदर स्मॉल आर है ना, उसकी जगह कैपिटल आर लिख दो, क्या हो जाएगा r² अपॉन 2 माइनस 0 करोगे तो 0 ही आएगा। तो कितना आ रहा है 2 पाई r² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया हमारा पाई r²। और जो एक्चुअल में एरिया होता है वो भी क्या होता है, पाई r² ही होता है डिस्क का। तो हम इस तरह से इंटीग्रेशन को यूज करके एक छोटे पार्ट को लेके हम लोग पूरा का पूरा एरिया निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या हुआ, ये एक डिस्क के ऐसे खूब सारे डिस्क ऐड कर दो तो हमें ओवरऑल एरिया मिल जाएगा। तो वही हमने इंटीग्रेशन को यूज करके किया है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है ऐड करना, सम करना। हम लोग जो लिखते हैं ना, ये लिमिट n = 0 to 1 x², ऐसे, ठीक है, ये आपको पढ़ा होगा आपने समेशन वाला। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन की जैसे भी कर सकते हैं, लिमिट लगा दो 0 से 1, ठीक है। दोनों चीज सेम है, ये भी ऐड करता है और ये भी ऐड करता है, ओके। अगर हम लोग बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करता है, सेम ले लो आप, देखो ये x ले लो, y ले लो, सेम प्लॉट ले लो। अब हम लोग यहाँ पे कोई एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो अब छोटा सा पार्ट ले लो, देखो ये क्या हो जाएगा dx, और इसकी लेंथ क्या है y। तो अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ dA, तो कितना आ रहा है y dx, ठीक है। अब मैं इन पार्ट को सबको ऐड करूँ, एक पार्ट ये ले लिया, एक पार्ट ले, बिल्कुल एकदम टच वाला होने जी, सबको ऐड कर लूंगी। तो सबको ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, इस ग्राफ के नीचे जो टोटल एरिया होगा ना, वो हमें मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज व्हाट, एरिया अंडर द ग्राफ। कि जो भी ग्राफ है, ठीक है, जो भी ग्राफ लिया है, जिस भी टाइप का ग्राफ लिया है, उसके अंडर जो एरिया आ रहा है ना, वो हमें रिप्रेजेंट करेगा क्या, इंटीग्रेशन को, y dx, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस ग्राफ के अंडर का एरिया। फिजिकल मीनिंग इज टू ऐड और टू सम, एंड ग्राफिकल मीनिंग इज द एरिया अंडर द ग्राफ। ये होता है हमारा इसका ग्राफिकल मीनिंग। यहाँ पे इंटीग्रेशन भी खत्म होता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। देखो फंक्शन के जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो बहुत सारे हैं, तो वो मैं इसमें नहीं करा रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि वो सब मैं डिटेल वीडियो में करा चुकी हूँ, और उनपे आपको न्यूमेरिकल करोगे तभी प्रैक्टिस होगी। जो 2 बेसिक टर्म्स थी वो हमने यहाँ पे समझ ली। अब हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, जो क्या है, काइनेमेटिक्स, या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमारा काइनेमेटिक्स स्टार्ट होता है। काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन प्लस कैलकुलेशन। लेकिन मोशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। 1D मोशन हो सकता है, 2D मोशन हो सकता है, 3D मोशन हो सकता है। जब हम लोग इस चैप्टर की बात करें ना, जहाँ हम लोग बात करें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, देन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, 1 डायमेंशनल मोशन। एक ही लाइन में जा रहा है, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग एक्स एक्सिस की बात करें, वाई की बात करें, तो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही लाइन में मोशन की बात करें, अगर मैं 2D की बात करूँ ना, तो वो हम लोग प्लेन लेके चलेंगे। जब हमारे पास 2 डायमेंशन हो गया एक्स वाई, और यहाँ पे कुछ ट्रैवल करेगा, कैसे भी ट्रैवल करता है, तो वो हमारा 2D मोशन होगा। लेकिन जब हम लोग इस चैप्टर की बात करें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, देन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, 1 डायमेंशनल मोशन, यानी एक ही लाइन में मोशन हो रहा है। ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर मैं बोलूँ 1 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए हमको कुछ बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सीलरेशन। ये 5 टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, तब हम लोग सब आगे की कैलकुलेशन कर पाएंगे इजीली। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों कनेक्ट करती है एक दूसरे से। कैसे कनेक्ट करती है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, सोचने को जाए, जब अगर कोई आप लोगों ने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो सबके दिमाग में एक बार आता है दोनों चीज़ सेम है। चाहे हम लोग डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मतलब कुछ दूरी पे हम लोग गए, कुछ डिस्टेंस हमने ट्रैवल करी, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ये ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। अब आप देखो, मैं ए से लेके पॉइंट बी तक ऐसे ऐसे घूम के आई, तो ये जो मान लो कि पूरी की पूरी डिस्टेंस मैंने ट्रैवल की है 20 किलोमीटर। तो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की ना, ए से बी तक लेके, तो हमारे पास डिस्टेंस तो कितना आया, 20 किलोमीटर आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर नहीं आएगा। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो भी इनिशियल और पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट क्या ए, फाइनल पॉइंट क्या बी, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। जो कितनी है, ये फॉर एग्जांपल दिस इज 3 किलोमीटर, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वी हैव 20 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, 3 किलोमीटर। ह्यूज डिफरेंस है दोनों बीच का। तो वही सेम चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना स्ट्रेट लाइन में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन, ए से लेके बी तक। अब यहाँ पे देखो, एक ही पाथ है, स्ट्रेट पाथ, और कोई पाथ है ही नहीं। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस भी, फॉर एग्जांपल इनके बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा, और हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले तो भी यही रहने वाला, ऊपर नीचे कहीं नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 10 मीटर। तो बेसिकली जब हम लोग रेक्टिलिनियर लीनियर मोशन की बात करेंगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम रहता है। लेकिन अगर कर्वी मोशन है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या निकल सकती है, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और अगर मैं बात करूँ इनके बीच में, एक छोटी सी टेबल हम लोग बना देते हैं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है ना, वो होती है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, चाहे कहीं से घूम के कैसे ही गया, टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, तो ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये जो होता है ना डिस्टेंस, वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्या होता है, अभी तक आपको चीज़ पता होनी चाहिए। स्केलर जहाँ पे हम लोग डायरेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है, तुम ऊपर जाओ नीचे जाओ कहीं पे जाओ, टोटल डिस्टेंस मुझे निकालनी है, और ये हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाओ कैसे भी जाओ, हमको बस कैलकुलेट करना कि तुम कितना चले हो भाई, ठीक है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले हो, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फर्क पड़ता है कि आप किधर जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं घूम के ऐसे आया, ए बी, तो यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस निकालो। फॉर एग्जांपल दिस इज 10 मीटर और दिस इज 15 मीटर, तो हमारा जो डिस्टेंस है ना, वो तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर। टोटल कितना चला,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी, यानी कितना 5 मीटर, लेकिन वो होगा नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों, बिकॉज ये अपनी इनिशियल पोजीशन से भी बैकवर्ड आया, पीछे की डायरेक्शन में आया, नेगेटिव डायरेक्शन में से ट्रैवल कर दिया है, तो ये हमारा नेगेटिव है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब हम लोग बात करें जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे वापस आ जाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर्कल का, डिस्क का कोई भी ले लो, तो जहाँ से स्टार्ट करता है वापस वहीं आ जाता है। यही हमारी इनिशियल पॉइंट है, यही हमारी फाइनल पॉइंट है, तो बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जीरो, तो वहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्यों, बिकॉज ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन, या फिर मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इनके बीच में डिफरेंस आ गया। दूसरी टर्म आती है वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी, अगेन सेम पॉइंट है। ठीक है, स्पीड, सबसे पहले स्पीड, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड ले लो, वेलोसिटी होता है, दोनों होता है। अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या डिफरेंस है, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया ना, तो आप इजीली स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। और इसी को लेके अगर हम लोग एक टेबल बनाएं स्पीड और वेलोसिटी की, तो सेम चीज़ आएगा। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरी चीज अगेन, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वाई स्केलर बिकॉज डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, और ये हो जाएगा वेक्टर बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। थर्ड, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। और एक फोर्थ पॉइंट जो है वो सेम है, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेलोसिटी। ठीक है, सेम उसके लिए भी सेम पॉइंट रहेगा। तो जो पॉइंट हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़े ना, वही यहाँ पे रहने वाला है, बिकॉज जो डिफरेंस आ रहा है वो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही आ रहा है, इसलिए सारे के सारे पैरामीटर्स सेम रहेंगे। तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। अब ये है कि इसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी दो टाइप की आती है, एक आती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस अगर हम लोग एवरेज की बात करें ना, तो इसका मतलब है ओवरऑल जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल करी डिवाइडेड बाय टाइम। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल ट्रेन का ले लो, आपने स्टार्ट किया दिल्ली से, आप जो जा रहे हो जयपुर तक, ठीक है, दिल्ली से जयपुर आप लोग जा रहे हो, उसके बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी भी, लेट्स से दिस इज 500 किलोमीटर, ठीक है, और आपने कितने घंटे में ट्रैवल करी, 5 घंटे में ट्रैवल करी, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी 500 किलोमीटर, टाइम कितना 5 आवर, तो हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये ऐसा किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, ओवरऑल इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही वो रहेगा। अगर मैं बात करूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो यहाँ पे हम लोग बात करें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रेन ने स्टार्ट किया दिल्ली से, बस स्टार्ट करी इसकी 100 किलोमीटर पर आवर से और सीधा जयपुर पे आके रुकी, ऐसा तो नहीं है। काफ़ी स्टेशन होंगे जहाँ पे स्लो डाउन होगी, कहीं पे वो रुकेगी भी, तो वहाँ पे ये ओवरऑल किसी एक पॉइंट पे बात करूँ तो ये 100 किलोमीटर पर आवर नहीं है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी की ऑन एन एवरेज ही इतनी वेलोसिटी से चल रही है। लेकिन अगर हम लोग को किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे या पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टडी करना है ना स्पीड या वेलोसिटी को, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, और उसको हम लोग करते हैं कुछ 2 पॉइंट ले लो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लो, छोटे टाइम पीरियड के लिए निकाल लो, तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी करके, और दिस लिमिट डेल टी शुड बी 0 या फिर क्लोज टू 0, मतलब बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम लोग स्टडी कर लेंगे। बिकॉज एक पॉइंट पे आपको निकालना है कि जैसे कि जयपुर पे आ गई, रुक गई, अब वेलोसिटी निकालो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमको एक छोटा टाइम इंटरवल तो लेना ही पड़ेगा ना कि भाई इतने टाइम में, आप चाहे वो 5 सेकंड का लो चाहे 5 मिनट का लो, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा टाइम इंटरवल आपको चाहिएगा जहाँ पे वो आप वेलोसिटी को स्टडी कर सको, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखते हैं, और वो हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके अब यहाँ पे
जो दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आते हैं ना, वो आता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड वाला। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है एवरेज स्पीड निकालनी है। दो केस होगा, एक होगा फॉर इक्वल टाइम और दूसरा होगा इक्वल डिस्टेंस। कैसे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी मिलता है, या फिर डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे ना, वो डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिले। अगर मैं बात करूँ इक्वल टाइम, तो इसका मतलब है किसी पार्टिकल ने या किसी ऑब्जेक्ट ने ए से स्टार्ट किया, बी तक गया। हाफ टाइम की बात करें, हाफ टाइम तो मतलब लेट्स से टोटल टाइम इज टी, स्मॉल टी हमने टोटल टाइम लिया, तो हाफ टाइम यानी t/2। हाफ टाइम तक इसकी स्पीड थी v1, दूसरे हाफ टाइम तक थी इसकी v2। तो निकालो कि इसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। तो इसकी एवरेज जो स्पीड रहती है ना, वो रहती है v1 + v2/2। कैसे कैलकुलेट करें? देखो, इसका मैं बता देती हूँ। एवरेज स्पीड क्या होगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम लोग लिखेंगे d1 + d2 टाइम। टाइम कितना है? टोटल टाइम हमको पता है t है। ठीक है, अब देखो हमारे पास d1 d2 नहीं है, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी की टर्म है। तो डिस्टेंस जो होता है ना, वो क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं d1 = v1 × t/2। इसके लिए कितना हो जाएगा? डिस्टेंस v1 × t/2, और d2 कितना हो जाएगा? v2 × t/2। टाइम तो सेम है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v1 t/2 + v2 t/2 डिवाइडेड बाई t। और इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको आएगा v1 + v2/2। तो ये हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। और उसी टाइप से अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड, जब इक्वल डिस्टेंस की बात करें, इसका मतलब अगेन a से b तक स्टार्ट किया है, हाफ डिस्टेंस में इसकी वेलोसिटी v1 थी, दूसरे हाफ डिस्टेंस में इसकी वेलोसिटी v2। यहाँ पे टाइम डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे टाइम इक्वल था, तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी ना, वो हो जाएगी 2v1 v2 v1 + v2। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो मैंने लॉन्ग वीडियो में इसको पूरा डिराइव करके बताया है। तो ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो स्पीड ली, 3 लेनी है, तो + v3/3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3v1 v2 v3, और ये हो जाएगा v1 v2 + v2 v3 + v1 v3। जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वैसे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। 2 टर्म लिए तो सिंपल आ जाएगा, 3 टर्म लिए तो + v3/3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा। 3 से ज़्यादा पूछने के चांसेस बहुत कम है, तो 3 तक आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला है। ठीक है, 2 या 3। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है, 2 इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ, तब तक आप लोग सोच लो कि कितना पढ़ लिया है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उतने में से आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आप सिलेबस कवर कर चुके हो। ओके, तो अभी 5th एंड लास्ट जो टर्म बचती है, वो बचती है एक्सीलरेशन। क्या होता है एक्सीलरेशन? जिस टाइप से वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। मैंने आपको बताया था, जब आप किसी को डिफरेंशियल टर्म में लिखते हैं ना, हमने अभी वेलोसिटी की टर्म क्या पढ़ी थी? dx/dt। x इज व्हाट? डिस्टेंस। वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी टाइप से जो एक्सीलरेशन होता है ना, दैट इज dv/dt, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? Δt = लिमिट Δt टेंड्स टू 0। मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए स्टडी कर रहे हैं, तब हम लोग इस डिफरेंशिएशन टर्म में लिख सकते हैं। तो एक्सीलरेशन इज बेसिकली चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। डिफरेंशिएशन की टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और रेट ऑफ चेंज की टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। हम लोग इसको लिख सकते हैं v2 - v1 t2 - t1। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, दैट इज आर एक्सीलरेशन। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसकी डेफिनेशन हो गई बेसिक सी एक्सीलरेशन की, कि आपको क्या स्टडी करना है इसके अंदर। फिर इसके अंदर आता है कि अगर मैं बात करूँ कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा, कि अगर मैं बात करूँ कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, 2 सेकंड में मैंने 2 मीटर चला, 4 सेकंड में मैंने 4 मीटर चला, 6 सेकंड में 6 मीटर चला, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी ट्रैवल कर रही हो, जिसको मैं बोलती हूँ यूनिफॉर्म मोशन है।
क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब मेरे पास एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं मतलब नॉन एक्सीलरेटेड। कैसे, देखो मैंने 2 सेकंड में 2 मीटर चला, अगले 2 सेकंड में अगेन 2 मीटर ही चला। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं एक्सीलरेशन निकालने बैठूँ ना एक्सीलरेशन में, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 आएगा। क्या आएगा, 0। इसीलिए मैंने आपको बोला ये नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट मोशन, जहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, आपने स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया, 2 मीटर पर सेकेंड, बाद में भी 2 मीटर पर सेकेंड, ये मतलब 2 - 2 तो 0 हो गया ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, कांस्टेंट मोशन की बात करेंगे, एक्सीलरेशन विल बी व्हाट, 0, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरी, अगर हम लोग बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो देखो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की देखो, अगर हमने ग्राफ बनाया एक्स और टी के बीच में, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम, और ऐसे, तो आप देखो एक्स और टी के बीच में स्ट्रेट लाइन आई है, और हमें पता है कि एक्स और टी के बीच का जो ग्राफ है ना, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है dx/dt ना। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा dx। तो dx/dt मतलब ग्राफ का स्लोप बता रहा है, इसका मतलब एंगल बता रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ अगर मैंने नहीं बताई तो मैं बता रही हूँ। अगर हम लोग x और t के बीच में ग्राफ निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करेगा उनका स्लोप, ठीक है ना। तो उसी टाइप से अगर हम लोग x और t के बारे में बता रहे हैं, बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे वेलोसिटी देखो कॉन्स्टेंट है, जब इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आए ना तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, तो इस ग्राफ के लिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से फॉर एग्जांपल हमने ग्राफ ले लिया कुछ ऐसा x और t, तो आप यहाँ पे देखो कि हमें निकालना है सबसे पहले क्या, कि ये जो ग्राफ है ना इसका एंडिंग पॉइंट ढूंढो। अब फॉर एग्जांपल हमको ये ग्राफ दिया हुआ, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एक्सीलरेशन क्या होगा, क्या होगा का मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया जब स्ट्रेट लाइन होता है ना तब एक्सीलरेशन 0, तो यहाँ पे 0 तो नहीं होगा। आपको पकड़ना एंड पॉइंट, तो यहाँ पे आप देखो स्लोप खींचो, तो यहाँ पे डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसकी जगह ये ग्राफ ऐसा होता है तो हम लोग ऐसे लेता, मतलब स्लोप अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन ले लेती तो क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। तो ये ग्राफ भी आपको अच्छे से समझना है, तो मैंने मेरे जो लॉन्ग वीडियो है उसमें सारे ग्राफ्स को अच्छे से समझाया है, तो आप चेक कर सकते हो। वैसे यहाँ से भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ग्राफ में भी आप 100 ग्राफ प्लॉट कर दोगे, उसका तो कुछ है नहीं फिर, लेकिन ये मेन है कि आपको एंड पॉइंट पकड़ना है कि जहाँ पे स्लोप नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है, अकॉर्डिंगली आपकी एक्सीलरेशन भी हो जाएगा, ठीक है। ओके अभी हम लोग आते हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर से स्टार्ट होता है। ये तो हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी जो हमें समझना ज़रूरी है ये स्टार्ट करने से पहले। अब हमारी जो मेन टर्म आती है वो होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये काम करती है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मतलब ऐसे मोशंस के लिए जहाँ पे एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब एक्सीलरेशन वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब हमें एक्सीलरेशन मिल रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा जो एक्सीलरेशन है ना वो कांस्टेंट हो, एक्सीलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इज, पहले लिख देती हूँ, दीज आर 3 इक्वेशंस। इनको मैं डेराइव नहीं करवाऊंगी, मैंने मेरे लॉन्ग वीडियो में इन तीनों को डेराइव भी कराया, अलग अलग ग्राफिकली भी कराया और नॉर्मली कैलकुलेशन से भी करवाया। नीट जेई के पर्पज से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, वो कोई पूछने वाला है, लेकिन सीबीएसई में पूछते हैं क्वेश्चन, तो अगर आपको वो चेक करना है डेरिवेशन तो आप लॉन्ग वीडियो में चेक कर सकते हो। 3 इक्वेशन है, मीनिंग बता देती हूँ। v इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन और t इज टाइम।
यहाँ पे एस इज डिस्प्लेसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवाया है। ये जो एस होता है ना, ये डिस्टेंस नहीं होता, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल वेलोसिटी, अगेन एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये सारी की सारी चीज़ें में कांस्टेंट, जो जो पैरामीटर्स क्या शो करते हो आपको पता होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे किस टाइप का मोशन होगा, यहाँ पे ऐसा मोशन होगा जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, इसका मतलब जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो वन डायमेंशनल पढ़ेंगे ना, तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, लेके वापस हाथ में ले लिया, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, ऊपर जिस डायरेक्शन में फेंका ना वहीं से रिटर्न होकर वापस आ जाएगा। मैं किसी एंगल पे नहीं फेंक रही, ऐसे नहीं फेंक रही हूँ, मैं ऐसे फेंक रही हूँ, ठीक है। जब मैं ऐसे फेंकूंगी ना, मतलब किसी एंगल पे फेंक रही हूँ, तो वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, वो टू डायमेंशनल, यानी मोशन इन अ प्लेन के अंडर आएगा, वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। मुझे स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे सिर्फ एक ही लाइन में स्टडी करना है। तो मैंने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका पॉजिटिव वाई में, और वापस मुझे वो वहीं पे मिल गया, वो और कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर रहा, मतलब जहाँ फेंका ना वहीं से वापस आ जाएगा। तो जिसलिए हम लोग बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। आपने यहाँ से फेंका पार्टिकल को, इनिशियल वेलोसिटी ले ली u, फाइनल वेलोसिटी जब आते आते जो हो जाएगी वो हो जाएगी वेलोसिटी v। अब यहाँ पे जब ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाएगा ना, तब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आपने पार्टिकल को कुछ काइनेटिक एनर्जी दी, धीरे धीरे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, कम हो जाएगी। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², वो जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, मास तो जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। फिर अगेन जब वो नीचे आता है ना, तो वेलोसिटी गेन हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी भी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में फिर से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लग जाती है। तो ये होता है इस पूरे के पूरे में डिस्टेंस के अंदर जो टोटल टाइम लगेगा ना, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक आया, वो होता है 2u/g। कैसे निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा, u टाइम क्या कैपिटल T = ½ a कैपिटल T², ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगेगा ना, वो कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, ग्रेविटी की वजह से, जो हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे at की जगह ½ gt² हो जाएगा, ½ gt², बिकॉज नेगेटिव नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। आपने फेंका कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में। आप एक सिस्टम लेके चलोगे कि मैंने यहाँ से लिया है, ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव जा रहा है, तो -gt² हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा ½ gt²। यहाँ से आप कैपिटल T निकालो, 2u/g आएगा, ठीक है। और जब हम लोग ये मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर इसकी हम लोग बात करेंगे ना, तो हम लोग जो एयर रेजिस्टेंस है ना, उसको नेग्लिजिबल लेंगे, ठीक है, इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो। मतलब हम लोग एयर की वजह से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करें। इन रियल सिचुएशन, एक्चुअल में जब हम लोग देख रहे हैं ना रियल में, तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन लगता है, लेकिन हम लोग स्टडी पर्पस से यहाँ पे उसको लेते ही नहीं है। तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा ना, ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। मतलब T1 और T2 क्या हो जाएंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस लेते हैं तो सेम नहीं रहता है, तब क्या होता है, T2 > T1 होता है। क्यों होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन करा है मेरे लॉन्ग वीडियो में, तो वहाँ जाके चेक कर लेना। वैसे ही कहीं पूछते नहीं है, मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि क्या ज़्यादा कम में क्या रिलेशन होता है। बाकी इस पर कुछ ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस पे एडवांस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी मेन्स में और जेई में तो सॉरी नीट में तो नहीं चांसेस है। फिर भी देखना है तो आप उसमें देख सकते हो लॉन्ग वीडियो में। ओके तो ये हमारा रिलेशन है जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टडी कर रहे हैं। तो अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, ओके तो इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है हमारे पास एक होगा सोर्स और एक होगा ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्व करेगा जब सोर्स मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी फॉर एग्जांपल हमने ले लिया VAB, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पे B हमारा ऑब्जर्वर है और A हमारा क्या है, सोर्स है। ये हमेशा ऐसे ही होगा VSO, ठीक है। जो पहले आ रहा है ना वो सोर्स है, दूसरा आने वाला नंबर पे आने वाला क्या है,
ऑब्जर्वर है, तो अगर मैंने लिखा है ना वी ए बी, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी देख रहा है ए को चलते हुए, और उस टाइम में जब वो देख रहा है ना उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी कितनी होगी। और अगर मैं बात करूँ ना सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये सिर्फ नहीं होता है, ये क्या होता है, ए जी होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको लिखते नहीं है कि नॉर्मली ये ग्राउंड है, मैं चल रही हूँ, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, वो वी ए यानी मेरी वेलोसिटी होगी। अगर मेरे साथ में कोई और जन भी है जो चल रहा है, ठीक है, तो फिर मेरी वेलोसिटी वी ए भी होगा कि उसको मैं किस स्पीड से चलती हुई दिख रही हूँ, तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकली, तो वी ए बी को हम लोग लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, और इसकी जगह होता है ना बी ए, यानी वेलोसिटी ऑफ वी बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो होता है वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि दोनों के डायरेक्शन कैसे, क्या हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये दो अगर आपको समझ में आ गया, तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं जहाँ पे आपको एक्चुअल में पता पड़ेगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी में थ्योरी जैसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको समझाने बैठ जाऊँ ए ऐसे चल रहा है बी ऐसे चल रहा है, नहीं, हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने लॉन्ग वीडियोस में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करवाए, देखो वन शॉट वीडियो, इसमें मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करवा सकती। ये चीज़ आई थिंक आपको भी समझ में आई होगी, बिकॉज इतना लंबा चैप्टर होता है, अगर उसको मैं 1-1.5 घंटे में करवा रही हूँ तो मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करवा सकती, या तो फिर मैं न्यूमेरिकल ही करवा लेती हूँ या फिर मैं थ्योरी करवा लेती हूँ। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स देखने हैं, मैंने मेरे लॉन्ग वीडियोज़ में न्यूमेरिकल्स डाले, कम लगते हो और प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल्स का मैं हमेशा बोलती हूँ जितना मिले ना उतना प्रैक्टिस करो, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैंने लॉन्ग वीडियो में भी आई थिंक ये क्वेश्चन करवाया होगा, बिकॉज इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ओह थक गई मैं, चलो ठीक है। देखो तो हमारे पास क्वेश्चन है कि दो ट्रेन है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये ट्रेन ए हो गई, ये बी हो गई। ऑपोजिट मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेन ए की जो वेलोसिटी है ना वो है 36 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन बी की वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। जब भी किलोमीटर पर आवर होना तो उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, वो ज़्यादा इजी रहता है कैलकुलेट करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 5/18 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। 72 इंटू 5/18 यानी 20 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी दे रखी ना, अगर ये कुछ भी नहीं बोला है कि इसके रेस्पेक्ट में, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कंसीडर होती है। किसके रेस्पेक्ट में होती है, ग्राउंड में। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि नहीं बोला है कि विथ रेस्पेक्ट टू दिस दिस, तो नहीं, तो कुछ नहीं दे रखा है तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब बोला है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई पर्सन है, वो ट्रेन ए में मूव हो रहा है इसकी डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर ट्रेन ए ऐसे जा रही है ना तो वो आदमी ऐसे जा रहा है, और किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन में सिंपली मतलब एकदम क्लियर गिवन है कि अ पर्सन इज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ द ट्रेन एंड द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज व्हाट। क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन with respect to the train is what 1.8 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में गिवन है, और फिर क्वेश्चन में पूछा है कि इसी आदमी की वेलोसिटी ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। अगेन क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमें क्या गिवन है और क्या पूछा है। अब देखो अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँ तो 1.8 5/18 ये हो जाएगा 1/2 यानी हाफ, ठीक है। ये हाफ होना चाहिए, और हाफ भी क्या होगा, नेगेटिव हाफ होगा। वाई नेगेटिव हाफ, देखो मैंने आपको बोला है कि आपको डायरेक्शंस को कंसीडर करना है। हमने ले लिया कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो वेलोसिटी ऑफ ए तो पॉजिटिव होगी, क्यों, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव होगा, -20 मीटर पर सेकेंड लिख दो, ठीक है। फिर आप देखो वी पी ए, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हमारे पास जो वी पी ए है ना वो कितना, -1/2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब आप देखो वी पी ए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वी पी माइनस वी ए लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे देखो वी पी ए कितना गिवन है, -1/2। वी पी हमें नहीं पता, वी ए हमें पता है कितना है, -10 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास वी पी की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी,
10 माइनस 1/2 यानी 19/2 मीटर पर सेकेंड आ गई मेरे पास किसकी, वीपी की वेलोसिटी। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, वीपीबी यानी वीपी माइनस वीबी। मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी हो, वीबीए हो, वीएबी हो, क्या होता है वीए माइनस वीबी या फिर वीबी माइनस वीए, जो भी पहले लिखा होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। तो अब मुझे वीपी भी पूछा है तो मैं लिख सकती हूँ वीपी माइनस वीबी। अब ये मुझे नहीं पता, वीपी मुझे पता है, मैंने निकाल दिया कितना है 19/2 माइनस का वीबी कितना है, अगेन माइनस का है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 59/2 या फिर 29.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो इस टाइप से आपको सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन ले लो कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सब कैलकुलेशन करो और कैसे रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना वो भी यहाँ से क्लियर होना चाहिए। तो इस टाइप से आपको ये करना है। अब इस पे ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, देखो, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके करो, बिकॉज प्रैक्टिस करने से ही आएगा, सिर्फ ये वीडियो देखने से आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस जितना पॉसिबल हो सके उतना, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेन मैन प्रॉब्लम। इट्स नॉट रेन मैन प्रॉब्लम, इट्स नॉट रेन मैन प्रॉब्लम, इसका टॉपिक का नाम होना चाहिए रिवर मैन प्रॉब्लम, ठीक है, रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर मेन प्रॉब्लम। एक टॉपिक रेन मेन प्रॉब्लम का भी है लेकिन उसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल है, उसमें भी एक न्यूमेरिकल से काम नहीं पड़ेगा, 4 से 5 न्यूमेरिकल पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने अलग से उसमें वीडियो डाला है रिवर रेन मेन प्रॉब्लम करके, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल से ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा, तो एक बार जरूर वो चेक करना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रिवर मेन प्रॉब्लम। रिवर मेन प्रॉब्लम में 2 केस आएंगे। सबसे पहले टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम पाथ, मिनिमम पाथ पहला केस ये होता है। दूसरा केस होता है मिनिमम टाइम में। कैसे, देखो, ये हमारे पास रिवर है, लेट्स से रिवर की विड्थ हमने ले ली डी, रिवर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर दी तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। अब हमें इस रिवर को, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, मैन खड़ा है, तो हमने बोल दिया वीएम, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। ये है यहाँ पे, इसको ये रिवर क्रॉस करनी है मिनिमम पाथ में, कि छोटा सा सबसे कम जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना उसमें इसको ट्रैवल करनी है। तो सबको पता है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये, मतलब वो ऐसे जाना चाहता है, दूसरे साइड उसको जाना है, ठीक है। अगर वो ऐसे जाना चाहता है ना, फॉर एग्जाम्पल उसने ऐसे स्टार्ट कर दिया, तो आप देखो कि जो रिवर है ना वो खुद भी फ्लो कर रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, एक जगह पड़ी है, उसकी खुद की वेलोसिटी है। तो अगर वो ऐसे जाएगा ना तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे भी लग रही है, मतलब इधर की डायरेक्शन में उसको एक फोर्स लगेगा, तो उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगी, होगी। अगर वो ऐसे हो जाती है तो फिर ये तो मिनिमम पाथ हुआ ही नहीं, तो मिनिमम पाथ थोड़ी हुआ। तो इसका मतलब अगर उसको स्ट्रेट लाइन जाना है, कि अगर उसको सीधा सीधा जाना है तो वो कुछ ऐसे ट्रैवल करे, मतलब ऐसे वो स्टार्ट करे, तो क्या होगा, फोर्स लगने के बाद वो स्ट्रेट हो जाएगा, होगा। चलो ठीक है, तो इसका मतलब वो स्टार्ट करता है ऐसे और उनको किसी एंगल से जाना है, और ये एंगल आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि मैं इतने एंगल से जाऊंगा ना तब जाके मेरा मोशन स्ट्रेट मोशन होगा, ये आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये इसकी मैन की वेलोसिटी यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये कहीं ना कहीं जाके रिवर की वेलोसिटी की वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे थीटा एंगल पे कुछ होता है ना, तो हम लोग कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं, वो आप आगे वाली क्लासेस में भी पढ़ोगे। तो ये हो जाएगा वी एम कॉस थीटा, ये वाला कॉम्पोनेंट, और ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी एम साइन थीटा। तो आप कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हो कि रिवर की वेलोसिटी को ये वाला कॉम्पोनेंट बैलेंस कर देगा, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जो कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इससे बैलेंस हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं वी आर इक्वल्स टू वी एम साइन थीटा। इससे आप देखो ये निकाल सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम। मैंने आपको बताया ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने एंगल से जाना है, तभी आप स्ट्रेट लाइन जा सकते हो। तो वो एंगल यहाँ से निकल जाएगा, आपके पास रिवर की वेलोसिटी है, मैन की वेलोसिटी है, तो आप इजीली एंगल निकाल सकते हो कि किस एंगल पे आपको जाना है। और फिर अगर मुझे निकालूँ कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी होगी वी एम कॉस थीटा, बिकॉज ये वाला कंपोनेंट ही काम कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जो वी एम साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना, वो तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, रिवर की वेलोसिटी से बैलेंस हो जाएगा। तो पीछे कौन सा कंपोनेंट जो एक्चुअल में एक्टिव है इसको ट्रैवल कराने के लिए, वो है वी एम कॉस थीटा। तो इसके लिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एम
कॉस थीटा। दिस इज आवर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कुछ इस टर्म में भी होता है, वी स्क्वायर माइनस VR²। आप निकाल सकते हो ये वाले फॉर्मूले से, ये रिलेशन भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा कब, जब हम लोग बात करेंगे मिनिमम पाथ की। और इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक रहता है वो रहता है मिनिमम टाइम में, मतलब हमको पाथ से लेना देना नहीं है, लेकिन हमको कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है। तो क्या होगा, अगेन सेम सिचुएशन है, दिस इज डिस्टेंस d और ये रिवर की वेलोसिटी हो जाएगी VR। एक बार पानी पी लेती हूँ मैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी होगी। अब इसको कम से कम टाइम में इधर जाना है। तो किसी के भी दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि वो कम से कम टाइम में जाना चाहता है ना, तो भाई मैं सीधा चला जाता हूँ, कम से कम टाइम में चला जाऊँगा। ठीक है, तो सेम चीज़ इसके लिए भी है। वो कैसे जाना लग जाता है, सीधा सीधा जाने लगता है। वो अलग चीज़ है कि वो चाहता है कि मैं सीधा जाऊं, मतलब कम से कम टाइम में क्रॉस करूं, तो मैं स्ट्रेट चला जाता हूँ, बिकॉज ये सबसे कम डिस्टेंस यही है। लेकिन रिवर की वेलोसिटी की वजह से उसकी डिस्टेंस ऐसे हो जाएगी, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। पहले वाले केस में मतलब था, बिकॉज हमको जाना ही ऐसे था, चाहे कैसे भी जाऊँ तो ऐसे ही जाना था। यहाँ पे ऐसे जाने से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि मैं कम से कम टाइम में जाऊँ, तो वो स्टार्ट ऐसे करता है। वो अपना दिमाग ऐसे नहीं लगाता है कि अरे भाई मैं रिवर की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव हो जाऊंगा, नहीं, उसको कम टाइम में चाहिए, वो बिना दिमाग लगाए चलो भाई सीधा निकलो। ठीक है, पहले वाले केस में क्या है, उसको पता है कि मुझे कुछ भी हो जाए मुझे सीधा जाना है, तो इसीलिए वो दिमाग लगाता है कि नहीं मैं ऐसे जाऊंगा ना तभी मैं सीधा जा पाऊंगा। यहाँ पे कोई भी दिमाग नहीं लगा रहा वो। ठीक है, तो वो सीधा सीधा निकल जाता है। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा d/vm, बिकॉज वो इसी वेलोसिटी से जा रहा है। लेकिन आप देखो वो ऐसे जाना चाहता है, लेकिन मैंने आपको बताया रिवर की वेलोसिटी से एट दी एंड वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो जैसे वो A पॉइंट है, उसको B पॉइंट तक जाना है, तो वो पहुँचेगा B पॉइंट पे नहीं, वो कहाँ पहुँचेगा B डैश पे। ये चीज़ तो क्लियर है ना, बिकॉज उसने इतना दिमाग नहीं लगाया कि भाई मैं इस एंगल पे जाऊँगा तो स्ट्रेट लाइन में, नहीं, वो सीधा सीधा निकलता है। रिवर की वेलोसिटी की वजह से वो इस साइड मूव करने लग जाता है और वो B पॉइंट पे पहुँचता है, और फिर कुछ डिस्टेंस x की डिस्टेंस पे पहुँचता है, फिर वो चल के जाता है और B पे पहुँचता है। तो ये जो x डिस्टेंस है ना वो भी कितनी होगी, VR/vm। कैसे आई वो हम लोग वन शॉट वीडियो में नहीं बताएंगे वो हम लोग सिर्फ लॉन्ग वीडियो में बताएंगे, तो वो आप लॉन्ग वीडियो में जाके चेक करना। ठीक है, तो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मैंने आपको बताया रेन मैन प्रॉब्लम करके है, तो उसके ऊपर डिटेल मैंने वीडियो बनाया है जिसमें हमने सिर्फ न्यूमेरिकल्स करे, बिकॉज वो ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एक न्यूमेरिकल से नहीं समझ में आएगा। उसमें कम से कम आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल करोगे तब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कि वन शॉट वीडियो में पॉसिबल नहीं है। और उसकी कोई थ्योरी नहीं है। जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक है ना वो उसी से सॉल्व होता है। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक। उसी के अंदर अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे जो हमने रेन मैन प्रॉब्लम बोल दिया। तो वो आप लोग लॉन्ग वीडियो चेक करना, उसमें मैंने डिटेल से जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना सारे न्यूमेरिकल्स करवाए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था रिवर बोट प्रॉब्लम वाला। वो हमने कर दिया। आप मैन की जगह बोट भी ले सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैन ट्रैवल करे चाहे बोट से, कोई बोट के अंदर बैठ के कोई ट्रैवल करे, बात वही है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 भी एंड होता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। दिस वॉज ओनली द थियरी पार्ट। मैंने सिर्फ 1-2 न्यूमेरिकल्स करवाए, वो भी इसलिए कि ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आए, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी में भी थियरी कुछ नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसीलिए मैंने वो एक क्वेश्चन लिया जिसमें आपके 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल हो जाए। बाकी जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा करो। अगर आप लोग पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ नीट जेई के लिए पढ़ रहे हो ना, देन तो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना चाहिए। एक बार थियरी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, देन ट्राई कि आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर सको ना उतने ज़्यादा करो। और अगर सीबीएसई पर्पज से पढ़ रहे हो तो ये तो मोर देन इनफ है। ठीक है, उसमें फिर इतना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग हमारा चैप्टर एंड करते हैं। मेरा गला भी बहुत ज़्यादा दुखने लग गया है, तो चैप्टर एंड करते हैं। एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। मतलब पिछला जो वन शॉट वीडियो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं आया। लेकिन ठीक है, चलो जो है चल रहा है। तो अभी अच्छे से देखना वीडियो में, कहीं प्रॉब्लम आती है हमेशा, मैं हर बार वीडियो में 4 से 5 बार बोलती हूँ कि कहीं पे आप अटक रहे हो, कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतनी बार पढ़ लिया नहीं समझ में आ रहा, डू लेट मी नो। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं किसी और तरीके से उसको समझा सकूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए आप ओपन हो, अच्छे से एक्सप्लेन, अच्छे से समझने की ट्राई करो। नहीं होता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड कीप सपोर्टिंग। एंड ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं रैप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 विच इज़ मोशन इन अ प्लेन हम लोग वन शॉट कवर कर देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।